नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हम सेक्शन 163 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 को जानने की कोशिश करेंगे। जनरली क्या होता है कि कभी ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, कोई भी कोड, सिविल कोड या रेवेन्यू कोड वगैरह किसी एक मैटर को ले लेते हैं, उसके ऊपर अपने जजमेंट दे देते हैं, या कई ऐसे मैटर्स हम कोर्ट में लेके चले जाते हैं और हमें मालूम नहीं रहता है कि कौन सा मैटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कहाँ पे लेके जाना चाहिए। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि देयर इज ए बार विच मैटर्स शुड बी एक्सरसाइज और विच मैटर्स शुड बी एंटरटेन एंड इन विच काइंड ऑफ कोर्ट। तो उसी को आज जानने की थोड़ा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या बोलता है सेक्शन 163 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट regarding bar of the jurisdiction of the courts। ठीक है, तो save as expressly provided in this act कहने का मतलब एक लीगल फ्रेज है। इसका मतलब ये है, अगर कहीं पे कुछ और ऐसे ओवरराइडिंग नहीं दिया गया है, कहीं पर और ऐसे काउंटर करके नहीं दिया है इस एक्ट के अंदर या बाहर किसी एक्ट के किसी प्रोविजंस के हिसाब से जो इसे कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो जो जनरल मीनिंग है, जो जनरल इसका प्रोविजन है, यही एप्लीकेबल होगा, यही सेक्शन 163 एप्लीकेबल होगा और यही जो प्रोविजन दी गई है यही इसी को मानना पड़ेगा, इसी के हिसाब से होगा। क्या होगा? नो सिविल और रेवेन्यू कोर्ट शैल, कोई भी सिविल कोर्ट वगैरह जैसे स्मॉल कॉज कोर्ट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे जैसे इन हायरकी के अंदर जो भी कोर्ट्स आ जाएंगे सिविल के, वो हो सकते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स की अगर बात करें, तहसीलदार का कोर्ट हो सकता है, कमिश्नर का कोर्ट हो सकता है, ठीक है, रेवेन्यू ट्राइब्यूनल्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, और फाइनली बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू होता है वो हो सकता है। हैव एनी जुरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, इनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, सिविल कोर्ट की या फिर कोई भी रेवेन्यू कोर्ट की। कौन से मैटर्स पे अगर आप ऐसे केसेस लेके वहां पे चले गए हो, तो किस मैटर पे इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, किस मैटर पे ये अपने जजमेंट नहीं देंगे या ऐसे पिटिशंस को इंटरटेन नहीं करेंगे, या फिर अगर ऐसा उन्होंने जजमेंट दे दिया है, ऑर्डर पास कर लिया है, तो वो नल एंड वॉइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के इस प्रोविजन के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से ये यहाँ पे बार किया गया है, यहाँ पे मना किया गया है कि ये एंटरटेन सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, किसी सोसाइटी का अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों ही केस को सिविल कोर्ट या फिर रेवेन्यू कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगी। और इट्स बायलॉज, ठीक है, हर सोसाइटी किसी बायलॉज के हिसाब से चलती है और बाद में उसमें कोई अमेंडमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे जैसे जनरल बॉडी में रेजोल्यूशंस वगैरह पास करते हैं सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए और लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। तो अमेंडमेंट इन द बायलॉज ये भी उसमें नहीं एंटरटेन करेगी सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। और द डिसोल्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ ए सोसाइटी, ठीक है, पूरी की पूरी मैनेजिंग कमिटी को अगर, और द डिसोल्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ ए सोसाइटी, जब पूरी की पूरी मैनेजिंग कमिटी अगर वहां पे हटाया जाए, सबको बर्खास्त किया जाए, तो वैसे मैटर्स को भी नहीं कर सकती है, ठीक है। और द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑन डिसोल्यूशन, जब सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी पूरी की पूरी हटा दी जाती है और फिर उसके बाद मैनेजिंग कमिटी का जो फंक्शंस है किसी और को एक्सरसाइज करना पड़ता है, हो सकता है ज्वाइंट रजिस्ट्रार की तरफ से कोई डेलीगेटेड वहां पे रहे, तो वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस से जो डेलीगेशन की तरफ होता है, या किसी भी तरह से दूसरे टाइप का भी अगर मैनेजमेंट वहां पे हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या किसी ऑथराइज ऑफिसर के अंडर में भी आ सकता है, तो वैसे मैटर भी, इस टाइप की मैनेजमेंट जो है वो भी इसके अंडर में नहीं आती है। एनी डिस्प्यूट रिक्वायर्ड टू बी रेफर टू द कोऑपरेटिव कोर्ट फॉर द डिसीजन, जैसे जैसे हमने डिस्कस, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कौन कौन से मैटर कोऑपरेटिव कोर्ट के अंडर में, दायरे में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि जनरल बॉडी की जो रेजोल्यूशंस वगैरह है सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से पास हुआ है और उस पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है, आपको
लग रहा है कि सही नहीं हुआ है या बाकी कुछ ऐसे हुआ है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा कोऑपरेटिव कोर्ट में, क्योंकि वो उनके परव्यू में आता है। तो ऐसे मैटर्स भी, एनी डिस्प्यूट रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड टू दी कोऑपरेटिव कोर्ट फॉर डिसीजन, तो वो भी सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा और वो भी रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाएगा। एनी मैटर कनेक्टेड विद दी वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का हिसाब किताब खत्म करना है, सोसाइटी को वाइंड अप कर देना, सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे केसेस में भी ये सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। और सोसाइटी का जो डिसोल्यूशन हो रहा है, वाइंडिंग अप का जो प्रोसीजर वगैरह वो सब हो रहा है, ठीक है, ऐसे केसेस नहीं जाएगा। वाइल ए सोसाइटी इज बिंग, अब इसमें आगे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वाइल ए सोसाइटी इज बिंग वुंड अप, जब सोसाइटी का वाइंडिंग अप वगैरह चल रहा है, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ सच सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी या ऐसी सारी चीज जो सोसाइटी के मैनेजमेंट फंक्शंस के अंडर में आता है, ठीक है, ऐसे चीज नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल बी प्रोसीडेड विथ और इंस्टीट्यूटेड, नहीं किया जाएगा सोसाइटी के अगेंस्ट में, अगेंस्ट दी सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी मतलब पूरी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और एनी मेंबर ऑफ देयर ऑफ एनी मैटर टचिंग द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के अगेंस्ट में आप नहीं कर सकते हो, एनी मेंबर देयर ऑफ एनी मैटर टचिंग द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, जब आपकी वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रहा है, किसी सोसाइटी मान लेते हैं दो मेंबर के बीच में इशू है, या बाहर का कोई सिविल का मैटर आप किसी मेंबर के अगेंस्ट में डाल लो, या मेंबर मैनेजिंग कमेटी का इशू है, या सोसाइटी कमेटी के मेंबर्स के बीच का इशू है, आप किसी भी तरीके का सूट या फिर दूसरे कोई एक्ट का प्रोविजन है, जैसे किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने पैसा उसका दिया नहीं है और सोसाइटी को वो सोसाइटी के अगेंस्ट में सूट डालना चाहता है, तो ऐसी चीजें भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी, जब पूरी सोसाइटी को ही खत्म किया जा रहा है और सोसाइटी का ये प्रोसेस चल रहा है, तो ये भी इसको एंटरटेन नहीं किया जाए, एक्सेप्ट तब किया जा सकता है जब एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द रजिस्ट्रार, जब रजिस्ट्रार परमिशन दे दे सर्टन सर्कमस्टांसेस में, कुछ परिस्थितियों में, मगर उसके ऊपर भी राइडर रखना पड़ेगा, एंड सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एज ही मे इम्पोज, तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो रिक्वायर्ड होगा ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जा सकता है, मगर आम तौर से वाइंडिंग अप प्रोसेस के ड्यूरिंग में, उसके दौरान में ये सब चीजें, किसी भी मेंबर के अगेंस्ट में कोई सूट या सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई सूट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी, जैसे हमने एग्जांपल दिया, किसी को आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सोसाइटी ने साइन किया हुआ है, या किसी मेंबर मैनेजिंग कमेटी के किसी मेंबर के अगेंस्ट में आप सूट कर रहे हो, ठीक है, तो इस टाइप के चीजें नहीं होगा ड्यूरिंग दी वाइंडिंग अप प्रोसेस। सो ऑल ऑर्डर्स, डिसीजंस और अवार्ड्स पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और द रूल्स, मतलब जितने भी ऑर्डर पास किए गए, जितने भी जजमेंट्स हो गए, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस से हो, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से हो, या फिर जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफिस हो, या मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन की तरफ से हो, या जितनी भी इन हायर की नीचे से लेके असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेके ऊपर तक, जितने भी एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961 और एक्ट 1960 के हिसाब से जितने भी ऑर्डर्स पास हो गए हैं, ठीक है, पास इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और रूल्स, shall subject to the provisions for appeal or appeal in this act be final, जहां जहां पे अपील आपकी जा सकती है, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है तो आपकी जॉइंट रजिस्ट्रार के पास चली गई, जॉइंट रजिस्ट्रार की है तो आपकी मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के पास चली गई, ठीक है। तो यहां तक ठीक हो गया। नो सच ऑर्डर, डिसीजन, अवार्ड शैल बी लायबल टू बी चैलेंज, सेट असाइड or modified, revised or declared void in any court। any court का मतलब यहाँ पे हम सिविल कोर्ट का या रेवेन्यू कोर्ट की बात कर रहे हैं,
जहाँ जहाँ पे जो रिविजनरी पावर्स जैसे इसके बारे में अलग अलग से हमने वीडियो कवर किया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए। तो लोअर जहाँ पे ऑर्डर्स पास किया गया है और उसके सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स जब हायर अथॉरिटी के पास में वो ऑर्डर वहाँ पे दी गई है, तो वैसे चीज भी आप ऊपर जाके उनकी ऑर्डर्स को आप सिविल कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे उसका रिकोर्स नहीं है। तो ऐसे वहाँ पे जाके उसे आप वॉइड कि मतलब ये गलत है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर उसका आप रिवीजन कर दोगे या उसका मॉडिफाई कर दोगे, उसको एनल कर दोगे, तो ठीक है। तो ये सब चीजें, या उसको सेट असाइड कर दोगे पूरा का पूरा वो ऑर्डर को ही, ठीक है, खारिज कर दिया जाए, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। इसको चैलेंज यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट में या सिविल कोर्ट में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो काफी सारे लोगों को डाउट लगता है कि कौन से भी कोई भी मैटर लेके सिविल कोर्ट में चले गए या रेवेन्यू कोर्ट में चले गए, उनको लगेगा कि फाइनेंशियल मैटर है तो जो रेवेन्यू कोर्ट लेके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कोऑपरेटिव कोर्ट के कौन कौन से मैटर्स को कोऑपरेटिव कोर्ट हैंडल कर सकता है वो बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, जो लास्ट हमने किसी एक वीडियो में देखा। और उसको छोड़ के आप अगर बायलॉज वगैरह देखोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि कौन कौन सा मैटर रजिस्ट्रार हैंडल कर सकता है, कौन सा कोऑपरेटिव कोर्ट हैंडल कर सकता है, कौन सा पुलिस हैंडल कर सकता है, कौन सा म्युनिसिपैलिटीज हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना ही है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।